ठीक है, समझिए। रेंडर की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको कोई पेज है, कोई डिज़ाइन है, कोई पेंट है, कोई पेंटिंग है, उस चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर शो करवाना, उसको बोलते हैं रेंडरिंग। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे कहूँ कि ये जो रूम है, इसको आपको किसी डिवाइस के ऊपर, डिवाइस भी छोड़ो, एक पेंट के ऊपर बनाना है। उस बनाने के प्रोसेस को हम रेंडरिंग कहते हैं। सब समझ रहे हो? किसी भी चीज़ को शो करना अपनी फॉर्मेट में या फिर अपने डिवाइस पर, अपने पेपर पर, उस चीज़ को बोलते हैं रेंडर करना। नहीं समझे? एक और चीज़ बताता हूँ, चलो इससे दिखाता हूँ मैं, चलो आपको दिखाई देता हूँ। ये टर्म जब आप ज़ेंगो वगैरह पढ़ेंगे ना, मतलब आएगा कभी बाई चांस, अगर आपने लिया होगा तो उसमें दिखाई देता है। दिखाता हूँ। देखो, ये जो आप देख रहे हैं एक फाइल है, ये सिर्फ एक HTML की फाइल है, एक स्टैटिक फाइल है, ठीक है? ये अभी कोड तक है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस फाइल का आउटपुट देखना है, देखना इन द सेंस कि भाई इसका HTML का आउटपुट कहाँ दिखता है जनरली? ब्राउज़र के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इस पेज को, ये जो आपने बनाया है, इसको दिखाना है, ब्राउज़र पर रेंडर करना है। अब रेंडर करना मतलब, अब आप देखोगे अगर एक फ़ाइल है यहाँ पर हमारे पास, जैसे ये फाइल है, यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है आपको एक लाइन, रिटर्न रेंडर, रिक्वेस्ट भी छोड़ दो और बाद का पार्ट भी छोड़ दो, बचा आपके पास ये home.html। इस पेज को शो करना है ब्राउज़र के ऊपर, मतलब रेंडर करना है। अब रेंडरिंग में आप अपने तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, भाई आप अपने HTML पेज में जैसा आप दिखाना चाहते हो वैसा दिखा सकते हो। भाई रूम का स्ट्रक्चर ये है, AC वहाँ लगा हुआ है, हो सकता है आप AC यहाँ लगा दो, पेंटिंग बना रहे हो, रेंडर कर रहे हो, तो वो रेंडर करना ही शो करना होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में। अब मैं पर्टिकुलर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल वर्ड है। HTML पे जाके जैसे कि हमारे पास कोई पेज पहले से ही है, हाँ, उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, चाहते हैं। अपने जो हमने बना करके जो पेज अपलोड कर रखा है, हाँ, उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हम जाकर के कर सकते हैं। उस शो करने को ही रेंडरिंग कहते हैं। इवन कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी टर्म आता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी छोड़िए, जैसे मैकेनिकल के लोग होते हैं, मैकेनिकल लोग ना डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वो पार्ट्स की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो पार्ट्स की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ना, वो रेंडरिंग कर रहे हैं उसकी, कि कैसा दिखेगा वो पार्ट, उस चीज़ को रेंडरिंग कहते हैं। बेसिकली शो करना किसी भी चीज़ को शो करना, पेंटिंग से ही निकाला गया ये टर्म, पेंटिंग में कोई भी आपका आउटपुट आ रहा है उसको रेंडर कुछ भी। और देखो, अच्छा अब इनमें से पहले बताओ कौन सा वाला पढ़ना है आपको? रिकर्शन से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फंक्शन। चलो फंक्शन तो पढ़ा हुआ है, रिवाइज करते हैं और फिर रिकर्शन पे आ जाते हैं। समझिएगा, देखिए मैंने कहा एक फंक्शन है मेरे पास, लाइक डेफ। चलो मैं आपको एक रिकर्शन का एक और तरीका बताता हूँ, एक और, आपने एप्लीकेशन पूछा है तो मैं एक और एप्लीकेशन बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ट्रेडमिल को समझिए। अब ट्रेडमिल चल रही है, भाई मैंने स्टार्ट कर दी अपनी ट्रेडमिल, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्रेडमिल चलती ही रहनी चाहिए। तो वो चलती कैसे रहेगी? जब मैं उसी को बार बार कॉल करता रहूँगा। मैंने स्टार्ट का बटन तो दबा दिया, मैं उस ट्रेडमिल के ऊपर हूँ, वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। वो जो इनफाइनाइट टाइम तक चल रही है उसी को बोलते हैं रिकर्शन। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूँ, आपके पास एक न्यूज़पेपर है, ठीक है? न्यूज़पेपर में इंग्लिश का है, हिंदी का नहीं, इंग्लिश का है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, और उस न्यूज़पेपर में से आपको क्या करना है, आपको ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो रिपीटेड है। सारे पूरा न्यूज़पेपर में कितने सारे पेजेस होते हैं, 10, 5, 15 पेजेस जितने भी होते हैं, उन सब में से, सम पेजेस में से आपको एक वर्ड निकालना है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। अब कैसे निकालेंगे? अब भाई आप 50 बार 10 बार थोड़ी ना लूप लगाओगे, आप एक ऐसा कोड लिखोगे, एक ऐसी प्रोसेस करोगे कि भाई एक बार करूं अपने आप ही चलता रहे। सर जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम मेट्रो में चले, वो स्टेशनों के बारे में बताता चलता है, हाँ, उसको हम ऐसे रिकर्शन ले सकते हैं। कैसे? वहाँ पर
मैं एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, अब उस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट स्टेशन आया, फिर आया, हर स्टेशन पर अलग अलग नाम है, लास्ट में पहुंच गया, ठीक है, फिर वहीं से वापस दोबारा स्टार्ट हुई ट्रेन मेरी, फिर दोबारा से आया, दोबारा से इधर की तरफ चल रही है, अभी भी सेम स्टेशन है मेरी। नहीं रिकर्शन में तो ऐसे थे ना, जैसे 1 से स्टार्ट मतलब मान लो 1 से स्टार्ट किया 5 तक नहीं, लेकिन 5 4 3 2 1 ऐसे थोड़ा चलेगा, वो फिर कॉल करके 1 2 ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं 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 नहीं, उल्टा चलेगा वैसे। ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। नहीं आप ये मेट्रो पे ऐसे होगी ना, जैसे मान लो साकेत आया, हाँ। गार्डन आया, देन जो भी है, अगेन वो तो अगेन उसी उन्हीं को फॉलो करेगी। वो एक एग्जाम्पल है, वो एक एग्जाम्पल है। पर रिकर्शन में तो ऐसा होना है, रिकर्शन में तो फिर से ऊपर कॉल करेगा, फिर वैसे आएगा। हाँ तो कॉल कर रहे हैं ना। नहीं तो उसमें वापिस छोड़ना आएगा, मतलब वो रूट थोड़ा ना हम फॉलो करेंगे। क्यों? रिकर्शन में ऐसा होना है, रिकर्शन में ऐसा नहीं, फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करके फिर ऐसे घूमेगा। नहीं नहीं, समझो, एग्जैक्ट रिकर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। हाँ। एग्जाम्पल समझो कि भाई मैं अगर एक ट्रेन की बात कर रहा हूँ, चलो एक ट्रेन की बात कर रहा हूँ, एक ही है मेरे पास, वो एक स्टेशन से स्टार्ट हुई और लास्ट नोएडा तक पहुँच गई, ठीक है। अब नोएडा से फिर से स्टार्ट हुई ट्रेन, वापस मैं कह रहा हूँ उस ट्रेन को आप यहाँ पर रख लो, चाहे तो वहाँ पर आपका जहाँ द्वारका से स्टार्ट हुई थी कहीं पे वहाँ रख लो, या फिर आप वहीं से स्टार्ट करवा लो, तो आपके जो स्टेशन आएंगे वो दोबारा से उल्टे चलेंगे, फिर वहाँ पर पहुँच गए, फिर से दोबारा से उल्टे चलेंगे स्टेशन आपके। एक लूप के बाद दूसरा लूप चला दो, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, उसके एग्जैक्ट बाद- नहीं बोलेंगे उसके क्योंकि बाद मल्टीपल आ रहे हैं। वापस घूम के फर्स्ट लूप पे आ गई, पहले तुमने first loop और लगाया, फिर और second इसका loop। एग्जांपल मैं आपको दूं अगर, और एग्जांपल भी बन सकते हैं इसके, जैसे अर्थ का रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की बात कर लो आप सीधा सीधा, भाई एक चक्कर लग रहा है, फिर से दोबारा से एक चक्कर लग रहा है, फिर से चल रहा है, रुक नहीं रहा है, आप इसको रिकर्शन समझ सकते हो, समझ रहे हो, और भी समझ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर पेन, वॉच हो जाएगी फिर तो उधर। वॉच समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो। नहीं आया नहीं मैम, समझ में क्या कह रहे हो? पंखा फैन, फैन को ले सकते हो, बट फैन में आपका स्टॉप भी है। सपोज हमारे पास रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर नहीं है, तो वो चलता रहेगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे बन सकते हैं जहाँ पर भी रिपीटिव टास्क है आप आपके मोटर पास। रन करा रहे हो या उसके इसमें कर सकते हो। बिल्कुल, अब फैन का भी अगर एग्जांपल लिया है ना, तो चलो इसमें एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। फैन चल रहा है, रेगुलेटर नहीं है, चलता ही जा रहा है, चल रहा है, एक टाइम आने के बाद आपका फैन खत्म हो जाएगा। वो इसका मतलब है वो आपका मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ तक पहुँच गया, भाई उसकी मशीन ख़राब हो गई है, सिंपल से। अब ये समझ सकते हो, रेगुलेटर नहीं है जब तक की बात कर रहे हैं, वरना प्रोसेस होता है, रोकना पड़ता है प्रोसेस को, इसीलिए रिकर्शन बहुत हैवी प्रोसेस में माना जाता है। बट इससे फ़ायदा ये है कि आपका जो कोड है वो बहुत कस्टमाइज हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है। वही तो दिक्कत है, वही तो नहीं पसंद है दिक्कत है। चलो करते हैं, देखते हैं। इस फैक्टोरियल से अच्छा है ना, मैं आपको एक फिबोनाची से करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। फिबोनाची से समझो कि कैसे विजुलाइज करेंगे आप आप पहले बेसिक बता दो, क्योंकि मेन आ रहा है रिकर्शन का। हाँ, बेस पॉइंट निकालना पड़ता है कि कहाँ पे एंड करना है। आपकी मर्जी है वो तो। वो चीज़ वो कंफ्यूज नहीं, आप कहीं तक- मिली नहीं, यूट्यूब पे लिखते रहते हो, मैंने फैक्टोरियल का कर दिया या सम ऑफ प्राइम नंबर का कर दिया। सम ऑफ प्राइम नंबर का, कोई बात नहीं, बेसिक समझते हैं। चलो, मैंने कहा एक फंक्शन है मेरे पास लाइक ABC, ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं है इसके अंदर, मैंने एक प्रिंट की लाइन लिखी हुई है, हेलो, ठीक है, इसकी कॉलिंग की मैंने। अब होगा क्या, भाई के बाहर होगी तो एक लूप के बाहर तो होगी ही होगी। भाई आपने देखा कि ये ना, एक सेकंड यार, यस मैम, यस मैम, यस मैम, 10 बजे वाला, हाँ ऑनलाइन है, हाँ।
हाँ मनु साहब तो है। राहुल ऑफलाइन है, ऑफलाइन है। हाँ हाँ ऑफलाइन है, ऑफलाइन। ठीक। आ गया था कॉल। चलो देखो, मेरे पास एक फंक्शन है जो यहाँ से स्टार्ट हो, इसने देखा डेफिनेशन है तो जाकर देखेगा भाई इसकी कॉलिंग कहाँ है, ये देखेगा अच्छा इसकी कॉलिंग ये है, ये गया इसके पास, इसने देखा मेरे पास एक ही लाइन लिखी हुई है हेलो, इसने हेलो प्रिंट किया और बाहर निकल गया। ठीक है, काम खत्म इसका। बट अगर क्या हो, जो रिकर्शन की एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जब आप किसी फंक्शन की कॉलिंग उसी फंक्शन के अंदर करते हैं उस प्रोसेस को हम रिकर्शन कहते हैं। इंग्लिश में जनरली ऐसे बोलते हैं वेन एवर फंक्शन कॉल इटसेल्फ, एक ही लाइन होती है जनरली। अब मैंने क्या किया, मेरे फंक्शन का नाम ABC था, मैंने ABC नाम से ही कॉल कर दिया, इसी के अंदर कॉल कर दिया। अब क्या करेगा ये भाई, ये जाएगा इसको कॉल करेगा, ठीक है, अंदर आएगा हेलो प्रिंट कर देगा, फिर से अंदर आएगा और देखेगा कि मेरे पास एक कॉलिंग फिर से है, ये कहाँ चला जाएगा फिर से इसके पास, फिर से अंदर आएगा फिर से हेलो प्रिंट कर देगा, फिर से अंदर आएगा फिर से कॉलिंग देखेगा, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक ये अपनी डेप्थ तक नहीं पहुंच जाता, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ तक नहीं पहुंच जाता। तो इस केस में तो ये फेल हो जाएगा, फेल इन द सेंस कि एरर दे देगा एंड में जाकर, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये पहुंचा, यहाँ पर लिख कर भी आएगा आपके पास कि एरर कैसी है, रिकर्शन एरर है, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीड व्हाइल कॉलिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितनी बार ये लाइन रिपीट होगी, 992 मोर टाइम्स और रिपीट होगी। तो भाई रिकर्शन यूज़ तो कर लो, बट उसको आपको बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करना पड़ेगा और रोकना भी पड़ेगा, वरना होगा क्या, आप बार बार एक ही बार अगर आपने स्टॉप नहीं किया, बाई चांस सपोज करिए आपने स्टॉप नहीं किया, तो होगा क्या उस केस में, ये चलता ही रहेगा और आपके पास एरर ही एरर आती रहेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझिएगा, क्वेश्चन से करते हैं। मैंने कहा डेफ, मैं फिबोनाची से समझा रहा हूँ, फैक्टोरियल से नहीं समझा रहा हूँ। फिबोनाची से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप विजुलाइज कर पाएँ उस चीज़ को। ठीक है, समझिएगा फिबोनाची। ठीक है, मैंने क्या किया, एक इनपुट ले लेता हूँ, जो आप इनपुट की बात कर रहे थे आप उसको समझिए, आपका साथ के साथ सॉल्व कर देता हूँ। इनपुट आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, x इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, अब समझिए, जब आपने कॉलिंग की, उस कॉलिंग के टाइम पर, क्योंकि भाई कॉलिंग तो आपके डेफिनेशन के बाद ही होनी है, उसी टाइम पर ये x आपको पास करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर 1 है, तो आपको डेफिनेशन में भी नंबर ऑफ पैरामीटर 1 तो लिखना ही पड़ेगा कम से कम। आपने कहा यहाँ पर n है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आप x भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सिर्फ नाम है, ये वेरिएबल का नाम है। अंदर आए, लूप चला लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। मैंने कहा फॉर, या पहले कंडीशन लगा लेते हैं, अगर x की वैल्यू लेस देन होती है 0 से, तो भाई इसका मतलब है कि आपका जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है, तो भाई नेगेटिव नंबर की फिबोनाची सीरीज नहीं होगी। तो आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं एक लाइन, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है, एल्स में आपने क्या किया, एक लूप चलाया, एल्स में आपने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज। अब ये रेंज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि ये जो हम इनपुट देंगे ऊपर से ये वाला, भाई ये नंबर ऑफ टाइम्स चले, जितना भी आप रेंज पास करेंगे। आपने कहा x टाइम्स तक चले, आपने 5 दिया तो 5 नंबर जनरेट होंगे, 4 दिए 4 होंगे, 10 दिए 10 होंगे। और आपने कहा प्रिंट, प्रिंट लग रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि मैं रिटर्न यूज़ करूँगा, फिबोनाची ऑफ आई। अब ये इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये क्या है, इसको मुझे बताइए, ये क्या है? क्या ये कॉलिंग है या नहीं है?
मेरा क्वेश्चन ये है, कॉलिंग है ना भाई। आई को छोड़ दो, आई तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। मैं सिंपल कह रहा हूँ ये फिबोनाची आपको नाम देखना है कि नाम क्या है। नाम है ये फंक्शन का, उसके अंदर पैरामीटर यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये कॉलिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमने कहा कि अगर x लेस देन और इक्वल टू होता है 1, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे n की वैल्यू। इतना पार्ट करते हैं और देखते हैं। मैं पहले आपको विजुलाइज करवाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सर ये प्रिंट होने के बाद कॉलिंग है ना, प्रिंट फिबोनाची ऑफ आई कहाँ पर? नीचे एल्स के पार्ट पे। ये हाँ क्या हाँ मतलब प्रिंट होने के बाद कॉलिंग है ना, प्रिंट होने के बाद कॉलिंग है मतलब? प्रिंट तो सर एक फंक्शन है। हाँ। तो इसको तो कॉलिंग नहीं कहेंगे, फंक्शन कॉलिंग। ये तो फंक्शन है एक, प्रिंट तो लाइन है बस एक, ये कॉलिंग है, ये कॉलिंग है। प्रिंट के अंदर लिखा है तो भी हाँ तो अरे चलो देखो बताता हूँ कैसे चल रहा है, समझना। सपोज करिए मैंने x की वैल्यू एंटर की 5, करेक्ट, तो मतलब इस x की वैल्यू मेरे पास हो चुकी है 5, सही है। ये कहाँ जाएगा भाई? ये तो डेफिनेशन है अभी, ये तो अभी किसी काम की नहीं है मेरे पास। ये जाएगा सीधे इस कंडीशन पर। ये कंडीशन चेक करेगा क्या 5 इज लेस देन 0 है। कंडीशन कैसी है? ट्रू कैसे भाई साहब? फॉल्स है, फॉल्स है। तो भाई ये तो नहीं चलेगा, कहाँ चला जाएगा? एल्स के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज x, तो ये लाइन मुझे बताओ ये कुछ ऐसे दिख रही होगी, फॉर आई इन रेंज 5, करेक्ट है। नीचे आ जाओ। अब क्योंकि ये लूप है अगर, तो आई की आपने रेंज 5 दिया है, तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से, 1 से नहीं भाई साहब। जब भी यहाँ पर एक होता है आपका पैरामीटर, ये स्टॉप होता है हमेशा। एक अगर पैरामीटर है रेंज के अंदर तो वो आपका स्टॉप होता है, और आई की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज होगी? हमेशा 0 से। तो मेरे पास आई की जो वैल्यू मिली वो मिली मुझे 0, करेक्ट। अब मुझे बताओ ये लाइन कैसी दिख रही होगी? प्रिंट फिबोनाची ऑफ आई की वैल्यू कितनी? 0, कुछ ऐसे दिख रहा होगा भाई। ये तो कॉलिंग थी, अब इसने देखा ये कॉलिंग है तो ये कहाँ लेकर जाएगा? इसके पास। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 0। जो वैल्यू यहाँ पर, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू n की हो जाएगी फिर। तो n की वैल्यू हो गई मेरे पास 0, करेक्ट। ये अंदर आया, यहाँ पर इसने देखा, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, ये n है, x नहीं है, ठीक है। हाँ, अब इसने देखा कि n की वैल्यू 0 है, तो n की वैल्यू अगर 0 है तो कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी, इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, और हमने रिटर्न यूज किया है, रिटर्न n। तो भाई n की वैल्यू तो 0 ही थी, यहाँ पर 0 ही रख लो। तो भाई मुझे बताओ ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। तो ये लूप क्या, मतलब इस कंडीशन के अंदर आया और इसने रिटर्न क्या कर दिया? वही n की वैल्यू। रिटर्न का मतलब यही होता है जहाँ से रिटर्न हुआ वापस अपने घर पर, तो ये कहाँ लेकर चला जाएगा? इसके बाद। तो इतने पोर्शन पर मुझे वैल्यू क्या दिखाई दे रही होगी? प्रिंट 0, करेक्ट। तो फिबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू क्या हुई? जो भी आपने निकाली 0। इतना पोर्शन मुझे बताओ कहाँ पर कंफ्यूज हो? अभी हमने रिकर्सन लगाया नहीं है, अभी सिंपल प्रोसेस कर रहे हैं। ये बताओ, किसी को भी डाउट हो इसमें पूछ लो। क्लियर है? ठीक है। अब मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ कि भाई हमने जब फर्स्ट टाइम लूप लगाया, मतलब फिबोनाची ऑफ, जब मैंने 0 का लूप चलाया तो मुझे वैल्यू मिली 0, करेक्ट। फिर अब क्योंकि लूप तो 5 बार चलना है तो आई की वैल्यू बढ़ गई। आई की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? 1। आई की वैल्यू हो गई 1। अब फिर से कॉलिंग आई अंदर, फिर से n की वैल्यू चेंज हो गई आपके पास, यहां पर 1 गया होगा, ये n की वैल्यू 1 हो गई होगी,
1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर से n रिटर्न हो गया, क्या रिटर्न हो गया 1। तो भाई मेरे पास फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब i की वैल्यू फिर बढ़ी, i की वैल्यू हो गई मेरे पास 2, अब कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ध्यान से करना, अब ये कंडीशन तो नहीं चलेगी, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब हम लगाते हैं एल्स की कंडीशन। मैंने कहा एल्स रिटर्न फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2। अब मुझे बताओ क्या ये कॉलिंग नहीं है? ये भी कॉलिंग है और ये भी कॉलिंग है, और उसी फंक्शन के अंदर कॉलिंग है। तो जैसे ही आपने इस फंक्शन की कॉलिंग अगर अपने फंक्शन में कर दी, उसी टाइम पर ये रिकर्शन बन गया। अब कैसे चलेगा? अब मेरे पास i की वैल्यू आई, एक मिनट, अब मेरे पास i की वैल्यू आई 2, करेक्ट भाई, यहाँ पर 5 था ना, तो i की वैल्यू 2 ही होगी। तो ये लाइन, और हम निकाल चुके थे कि फिबोनाची ऑफ 0 हमारे पास कितना आया था 0, फिबोनाची ऑफ 1 भी हम निकाल चुके थे, जो क्या आया था 1। अब हम निकाल रहे हैं फिबोनाची ऑफ 2। अब ये निकाल रहे हैं, अभी निकाला नहीं, निकाल रहे हैं, क्योंकि i की वैल्यू 2 चल रही है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, एल्सी कंडीशन पर आ गया। अब ये लाइन लिखी हुई है, अभी रिटर्न छोड़ दो, भूल जाओ, सिर्फ इतने पार्ट को ध्यान से देखो और वैल्यू पुट करते चले जाओ। ये लाइन मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी, फिबोनाची ऑफ 2 माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 2 माइनस 2। बताओ, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0। अब मुझे बताओ क्या ये कॉलिंग नहीं है? कॉलिंग है ना दोनों, भाई दोनों के दोनों जाकर इसी को कॉल करेंगे, सेम ही फंक्शन को, सेम अंदर प्रोसेस आएगा, कंडीशन आएंगी। तो हम वैसे भी निकाल चुके थे कि फिबोनाची ऑफ 1 हमारे पास कितना आया था 1 ही आया था, प्लस फिबोनाची ऑफ 0 भी हम निकाल चुके थे, जो भी 0 आया था। तो भाई ये कितना हो गया मेरे पास टोटल 1। तो ये फिबोनाची ऑफ किसकी वैल्यू हुई हमारे पास, फिबोनाची ऑफ 2 की हुई ना ये। मतलब 1 की 1 है और 2 की 1। हाँ, सीरीज क्या बनती है 0 1 1 2 3 5 8 13 ऐसे बनती है ना सीरीज। तो इतना पार्ट तो हो गया। अब आपको ध्यान में रखनी है ये सारी वैल्यूज। आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, या वो कलर वाला ही सही था? इसे यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा। ओके, अब मेरे पास आई वैल्यू, अब आई मेरे पास वैल्यू फिबोनाची ऑफ 3 की। अब ये मुझे कैलकुलेट करनी है। हम 2 वैल्यू निकाल चुके थे, फिबोनाची ऑफ 0 निकाल चुके थे जो कि 0 आया था, फिबोनाची ऑफ 1 भी हम निकाल चुके थे जो कि 1 आया था, फिबोनाची ऑफ 2 भी निकाल चुके थे जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 आई। इतना हम निकाल चुके हैं। हम निकालने जा रहे हैं फिबोनाची ऑफ 3। ठीक है, अगेन कंडीशन तो फॉल्स ही चलेगी, यहीं पर आ जाएगा। तो ये लाइन मुझे कैसी दिखाई देगी, फिबोनाची ऑफ 3 माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 3 माइनस 2। 3 माइनस 1 कितना हो गया, ये तो 2 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 1 हो गया। और आप फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू निकाल चुके थे, 1 आई थी। अब अगर आप इस तरीके से नहीं समझना चाहते हो कि भाई हम निकाल चुके थे करके, तो भाई अगर ये कॉलिंग है तो मुझे बताओ दोबारा से जाकर ये इसको कॉल करेगा या नहीं करेगा?
पर किस वैल्यू के साथ? 2 के साथ। फिर से अंदर आएगा, फिर से सेम प्रोसेस होगा, बात वही रहने वाली है, बट आपके पास पहले से स्टोर्ड है रिजल्ट, तो आप उसको समझ सकते हो। फिबोनाची ऑफ 2 हमने निकाला था जो कि 1 आया था, प्लस फिबोनाची ऑफ 1 भी हमने निकाला था जो कितना आया था 1, तो 1 + 1 कितना हो गया आपके पास 2। तो फिबोनाची ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब मुझे बताओ फिबोनाची ऑफ 4 नहीं निकाल सकते हो? अब मुझे बताओ कहाँ पर समझ में नहीं आया। अब 5 आएगी वैल्यू, सपोज करो क्या ये लूप चलेगा 5 तक? पहली बात तो यही, 4 तक ही चलना है ना, 0 1 2 3 और 4। 5 पर तो लूप ही नहीं चलना, खत्म ही हो जाएगा आपका लूप, तो आगे प्रोसेस भी नहीं होगा, सिंपल सा है। अब मुझे बताओ, अरे पूछना है कि हम रिकर्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ अचानक ये क्वेश्चन आता है जैसे कि लॉजिक में कर चुके हैं, दोबारा कर लेंगे कोई भी आएगा भविष्य हमारे सामने आएगा। हाँ। तो ये से आपने लॉजिक बिल्ड करा था हम लोग n-1, ये वाला, ये अगर मैंने नहीं किया हुआ पहले कभी तो मैं कैसे माइंड बनाऊंगा मुझे वाला लॉजिक बनाना हाँ। पॉइंट यही है सर, है ना? ये चलो चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्वेश्चन सही है। अब रही लॉजिक बिल्डिंग की बात, ठीक है? सब में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि वो लॉजिक बिल्डिंग की बात तो भाई यहाँ से आती है, ठीक है? अब लॉजिक बिल्डिंग समझना, जो फिबोनाची सीरीज होती है ना वो ऐसे बनती है 0 1 1 2 3 5 8 चलती रहती है आगे तक, ठीक है? अब फिबोनाची सीरीज के लिए एक अच्छी बात है कि आपको हमेशा 2 नंबर गिवन होते हैं, आपके पास 0 भी गिवन होगा 1 भी गिवन होगा, ये तो माइंड में रखो अपने पास। बस इन दोनों को करो ऐड, तो कितना नंबर जनरेट होगा 1। इस नंबर को कर दो इधर शिफ्ट, ये कितना हो गया 1, और इस नंबर को उठा कर ले आओ इधर, फिर इसको इधर ले आओ, फिर इसको इधर ले आओ, कितना हो गया 3। इसी तरह चलता रहेगा, सीरीज तो बन रही है। अब n की टर्म्स में सोचो, अब n की टर्म में सोचो, मुझे बताओ अगर मैं कहूं आपके पास के n की वैल्यू है 6, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? मतलब ये 6 मतलब रेंज की बात कर रहे हैं हम। तो भाई मेरे को बताओ अगर मैं इसकी इस लाइन की बात करूं तो भाई 0 के लिए तो हम सॉल्व कर चुके थे, 0 1 हमारे पास गिवन होता है, तो इसलिए हमने ये कंडीशन सिर्फ 0 1 के लिए है जो फिक्स है। बाकी जो बच गए उनके लिए मुझे लॉजिक बनाना था और रिकर्शन के लिए थ्रू बनाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भाई मैं ऐसा क्या लॉजिक लगाऊं कि सबसे पहले मुझे 0 और +1 करना ही करना है, लॉजिक यही कहता है मेरे से। तो ये 0 कब मिलेगा मुझे? जब मेरे पास n की वैल्यू 0 होगी, और ये n 1 कब मिलेगा? जब n की वैल्यू 1 होगी। तो भाई मेरे पास n-1 है और आपके पास n की वैल्यू 0 1 तक सॉल्व हो चुकी थी, बची थी ये टर्म निकालनी है आपको भी, ये टर्म निकाल लो आप जब आपकी n की वैल्यू 2 चल रही है। भाई 0 1 तो गिवन ही थे, ये वाली वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं इसी के साथ कुछ ऐसा कि ये जनरेट भी हो और सॉल्व भी हो जाए। तो भाई n की वैल्यू अगर 2 है तो मैं ऐसा क्या करूं कि सबसे पहले तो मुझे 0 मिले, प्लस भी करना है मुझे उसके साथ साथ, और सेकंड टर्म मुझे 1 मिले। तो मुझे बताओ 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, अरे सॉरी 2 है यहाँ पर, यहाँ तो 1 हो गया, प्लस 0। आपने इस टर्म पर जब आप थे आपने इसको भी माइनस किया और इसको भी माइनस किया। अब सीरीज को देखना फिर से, 0 1 1 2 इधर चल रही है सीरीज। मैं अगर आपसे कह रहा हूं ये अगर n है तो ये टर्म कितना होगा n-1, ये कितना होगा n-2। सही है, आगे बढ़ो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप इस पोजीशन पर आ गए, अब ये n है आपके लिए, तो ये कितना होगा? कुछ ऐसे ही तो होगा, बन रही है सीरीज। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो उसको आप n कह रहे हो, उससे पीछे तक आप n-1, और क्योंकि n से आगे की तरफ तो n+1 ही होना है और इधर n- ही चलना है। तो ये लॉजिक कैसे बनाया जाता है? सर रिकर्शन फिबोनाची सीरीज ही यूज करनी होगी या नहीं, ऐसा नहीं है, बिना उसके भी कर सकते हो। इन दोनों को खड़े कर लेने में दिक्कत थोड़ी होगी। नहीं, सीरीज किस चीज़ को? ये रिटर्न में जो मैं डाला हुआ है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पूछे थे?
फिबोनाची सीरीज जो है सर रिकर्शन में यूज होती है? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची सीरीज़ हो गया, ये क्वेश्चंस इंटरव्यू के लिए हैं सिर्फ, कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको क्या करना है कि आप एक प्रोग्राम बनाइए, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाइए। 3 तरीके से बनाइए। पहला, विदाउट किसी भी लॉजिक के थ्रू, किसी भी लॉजिक के थ्रू नहीं बनाना आपको, डायरेक्टली आपके पास फंक्शन है मैथ नाम का, उससे यूज़ करके बना दीजिए। फिर बोलेगा अच्छा आपको इसको अब लॉजिक से बनाना है, तब उसने रिकर्शन नहीं बोला है। जब तक वो रिकर्शन नहीं बोल रहा है तब तक आप लॉजिक लगा सकते हो। जैसे ही उसने रिकर्शन का नाम ले दिया, उसी टाइम पर आपको माइंड में रखना है कि अच्छा फंक्शन के अंदर मुझे फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। जब तक वो नहीं बोल रहा है रिकर्शन के लिए, तब तक आप नॉर्मल लॉजिक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। रिकर्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉलिंग। क्लियर हुआ? देखो रिकर्शन में फिर से बता रहा हूँ आपको, सिर्फ दो ही केस के लिए याद रखो, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, 3 क्वेश्चंस के लिए, सॉरी, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज और एक वो वाला नेचुरल नंबर हो गया, एक और है, अरे क्या नाम था, मैंने घर से दिया था आप लोगों को, बाइनरी वाला। उस क्वेश्चन के लिए भी ध्यान में रखना, वहाँ से ही पूछा जाता है, बट मैक्सिमम टाइम फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल में पूछा जाएगा। बाकी आप रिकर्शन बहुत रेयरली ही यूज़ करेंगे कहीं पर, वो पर सिचुएशन पर डिपेंड है कि आप यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी है वो। 100% ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए लॉजिक खुद से बनाना नहीं चाहिए। अब उसे आप रिकर्शन से करो चाहे विदाउट रिकर्शन करो, कोई फर्क नहीं। एक्चुअली पहले वाले जैसे लूप्स कर रहे थे ना, उसमें तो पता लग जाता है हमें आउटपुट ये तो उसके अकॉर्डिंग बना है। इनमें तो पता ही नहीं लगता कि हाँ कैसे ब्रेक करना है। कोई इशू नहीं है, नहीं बस 2 के लिए याद रखो, कोई इशू नहीं है, बाकी छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। पर समझ में आया कैसे चल रहा है ये? विजुलाइज करके देखोगे तो पता चलेगा। इसी चीज़ को अगर लॉजिक से अगर वैसे देखा जाए, सिंपली फिबोना का यूज़ नहीं किया जाए, सिर्फ इंटरव्यूज़, कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर किसी को मतलब कि इस टाइप से अगर किया, अगर लॉजिक सिर्फ खाली लॉजिक यूज़ करके किया जाए, हाँ तो किया तो था हमने, मतलब रिकर्शन यूज़ नहीं करना है, हाँ तो किया तो था हमने, देखो ये मैंने कॉलिंग की है, एक्स पास कर दिया, ऊपर से जो मिलेगा 2 नंबर हमेशा गिवन होते हैं, x इक्वल टू 0 या दूसरा नंबर ले लो, यहाँ पर num1 कर लो इसको, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 कर दिया आपने और y इक्वल टू 1 कर दिया। 2 नंबर हमेशा गिवन होंगे आपके पास। अब मैंने कहा लॉजिक लगाना है, ये लूप तब तक चलेगा, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, ये n क्या है, ये नंबर क्या है मैं बता देता हूँ। ये वो नंबर है, देखो सीरीज़ का मतलब होता है किसी एक पॉइंट तक जनरेट करना, नंबर नहीं है पर्टिकुलर, ये कोई वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, हमें सीरीज जनरेट करनी है। कहाँ तक जनरेट करनी है, ये वो नंबर है। हमने कहा ये लूप तब तक चलता रहे जब तक x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n होती है, ठीक है। मैंने कहा प्रिंट x और लॉजिक लगाना है मुझे। लॉजिक फिबोनाची सीरीज़ के लिए पाइथन में बहुत ईजी है, बाकी लैंग्वेज में करने जाओगे टफ पड़ जाएगा आपको। यहाँ पर क्या लॉजिक है, x, y इक्वल टू y, x प्लस वाई, सिंपल सा लॉजिक है। इतना भी ध्यान में रखोगे ना, कोई गलत नहीं बोलेगा आपको। वायरलेस से एक लगाना पड़ेगा ना, एंड नंबर कर दो। कहाँ पर वायरलेस परमिशन डालिए ना, ये बदल दिया ना ऊपर में, नंबर हो गया। हाँ फिर से सुनो, ये num1 इनपुट के लिए है जो सिर्फ यहाँ पास होगा, ठीक है। अंदर आप 50 वेरिएबल यूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अलग वेरिएबल्स हैं, ये अलग वेरिएबल है, ये लोकल है, ये ग्लोबल है। बताया ना लोकल ग्लोबल के बारे में, वही है। अब ये कैसे चलेगा देखो, पहले इसको विजुलाइज करते हैं। सपोज करिए आपने दी एंड, मतलब यहाँ पर जो इनपुट दिया आपने num1, वो आपने दिया लगभग लाइक 6, ठीक है। ये लेकर गया 6 को, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई आपके पास 6। इतना तो ठीक है। अब 2 नंबर तो पहले से इनिशियलाइज हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। ये कंडीशन पर आया, मतलब लूप पर आया, और यहाँ पर देखा कि कंडीशन लगी हुई है, क्या x लेस देन और इक्वल टू n है, मतलब 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। कंडीशन ट्रू है भाई, अंदर आया और इसने x की वैल्यू प्रिंट कर दी। x की वैल्यू क्या चल रही थी आपके पास, 0 प्रिंट हो गया। इसने देखा अच्छा एक और लाइन है, अब
ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है x कॉमा वाई, x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। ठीक है, वैल्यूज को पुट करते रहो भाई। ये तो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं आपके लेफ्ट हैंड की तरफ। y की वैल्यू कितनी अच्छा पहले इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इसका इस लाइन का मतलब होता है कि आप y की वैल्यू किस में असाइन कर रहे हो, x के अंदर, और x प्लस वाई की वैल्यू किस में असाइन कर रहे हो, y के अंदर। अब वैल्यू पुट करते रहो। अब यहाँ पर तो एक्स वाई ही रहने दो, आप यहाँ तो एक्स वाई ही रहने दो। y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू कितनी थी, y की 1 थी, x की कितनी थी 0 प्लस 1, तो ये टोटल कितना हो गया होगा 1। अब y ये वाला 1 किसको असाइन होगा, इस x को, और ये वाला 1 किसको असाइन होगा, इस y को। तो अब जो नई वैल्यू है आपके पास, x की पहले थी 0, अब आपके पास x की वैल्यू हो चुकी है 1, और y की कितनी हो चुकी है 1। पहले भी 1 थी, अभी भी 1 हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लूप चला फिर से, अच्छा लूप चला। अब देखो x की वैल्यू 1 थी, लूप चलेगा ना फिर से भाई। अब फिर से कंडीशन चेक हुई, क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 6 है, कंडीशन अगेन ट्रू, अंदर आया, फिर से यही लाइन दिखी उसको। यहाँ पर फिर अब चेंज हो गया। अब ये लाइन कैसे दिखेगी इसको, x कॉमा वाई की वैल्यू कितनी चल रही थी, अपडेटेड 1 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, कॉमा x की अपडेटेड कितनी चल रही थी 1 प्लस y की अपडेटेड 1, तो ये कितना हो गया 2, 1 कॉमा 2। 1 किसको असाइन हो गया, इस x को, और 2 किसको असाइन हो गया, इस y को। तो अब मेरे पास अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई, x की 1 और y की 2। फिर से लूप चला, फिर से अंदर आया, फिर से चेंज हुई वैल्यू, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक। जैसे ये कंडीशन फॉल्स, बाहर निकल जाएगा। दिखाता हूँ, ये विदाउट रिकर्शन है। एंटर नंबर, आपने कहा भाई कितने नंबर जनरेट करने हैं, 6, आ गई सीरीज, वही सीरीज है ना, 1 1 0 1 1 2 3 5। अब जितने भी आप नंबर जनरेट करना चाहते हो, इनपुट डालो, सारे नंबर ले लो। कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, फिबोनाची और फैक्टोरियल को रख के जाना अपने पास, लिख कर चले जाना, भले 99% चांस होता है पूछने के। तो हमने कर दिया, तो देखिए इसको तो रिकर्शन से आता है, और रिकर्शन की अगर आप रिकर्शन से करते हैं ना, तो इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। सब समझ आ गया। हाँ। पर जैसे वो प्रिंट के बाद x को y y प्लस x, ये तो इसका ठीक है कि ये इसका है। एक और बताओ कि हमें पता लग जाए कि हाँ ये लोग ऐसे बनाएंगे लोग। कोई और क्वेश्चन, क्योंकि ये तो कोई और क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि इस पे तो आपने बता दिया कि हाँ ये इस लॉजिक से होगा कि y, लॉजिक बिल्ड करना चाह रहा है। लॉजिक बिल्ड तो भाई यहीं से होगा। क्योंकि ये तो चलो आपने बता दिया, हाँ ठीक है, और दिमाग में बैठ गया कि ये है कि हाँ करूँगा तो हाँ ठीक है, ये मुझे याद आ गया कि जैसे एक और तरीके से होता है, एक और तरीके से होता है, ढूंढना मिलेगा। हिंट दे देता हूँ, टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू भी होता है ये। यहाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, पाइथन में जो लॉजिक है ना, बहुत इजी सा है, एक लाइन में ख़त्म हो जाता है। बाकी लैंग्वेजेस में वो लॉजिक यूज़ किया जाता है, वो एक आपको टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू मिलेगा। ट्राई करना उसको। जैसे आपने बाइनरी कर दिया, हाँ अब उसमें क्या कैसा लॉजिक बिल्ड करना। चलो बाइनरी वाला हिंट देता हूँ कैसे करोगे। क्वेश्चन ये था ना कि आपको एग्जांपल के तौर पर किसी नंबर का बाइनरी निकालना था, बाइनरी डिजिट निकालना था, 36 का निकालना था, सही है। मैंने कहा था आपसे रिकर्शन के थ्रू करना। उससे क्यों करना, 2 लाइन में ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले तो आप ये समझिए कि बाइनरी निकलती कैसे है, बाई डिवीज़न से। तो मुझे क्या करना है, इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है। 18 आया रिमाइंडर जी। अब देखो डिवाइड कर रहे हैं, बाइनरी क्या प्रिंट होती है आपकी, जो रिमाइंडर मिलता है। हमेशा ध्यान रखना भाई, मैंने ये तो हो गया डिवीज़न का ऑपरेशन, और प्रिंट क्या करना है मुझे, ये 0, ये तो बाद में होगा, मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ। फिर से 2 से डिवाइड किया मैंने, फिर से क्या आया 0, फिर से 2 से डिवाइड किया 4, रिमाइंडर 1, फिर से 2 से डिवाइड किया 0,
फिर से 2 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर 0। अब डिवाइड नहीं हो सकता, जैसे ही 1 आ गया खत्म आपका लूप। 1 तक की कंडीशन लगानी है, मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। ठीक है, जब 1 आ जाएगा कि हमें 1 लाना है। 1 लाना है। लास्ट में डिवीजन करते 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 आएगा ही आएगा। किसी भी सिचुएशन में आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे कभी ना कभी वो 1 पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, चाहे कोई भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहते हैं सर 5 को ले लो, 5 को डिवाइड कर लो 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। फिर से 2 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0, 1 आ गया लास्ट में। फिर से कहीं पर भी 2 से डिवाइड करोगे लास्ट में कितना भी डिवाइड जाएगा 1 तो आएगा ही आएगा। अब प्रिंट क्या कराना है? प्रिंट ये जो आपके पास नंबर बच गए रिमाइंडर में, यही प्रिंट कराना है आपको बस। ये वाला प्रोसेस किस में चलता रहेगा? रिकर्शन में चलता रहेगा। बार बार 2 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, जाएगा डिवाइड करेगा फिर अंदर आएगा प्रिंट करा देगा। सिंपल, ट्राई करना हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 3 लाइन को क्वेश्चन है बस। लूप देखो क्या क्या लगेगा इसमें, ये तो ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। रिकर्शन में आप यही लिखेंगे फंक्शन को कॉल करते टाइम, और प्रिंट क्या कराएंगे? प्रिंट कराएंगे आप रिमाइंडर, जो भी मिलेगा n मॉडुलो 2, बस यही करना है। 2 ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ये वाला रिकर्शन में आ जाएगा, बस नाम रिकर्शन में कर दीजिएगा इसका, बाकी सॉल्व सॉरी। ठीक है, करिएगा ट्राई, हो जाएगा। लॉजिक बिल्डिंग देखो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करोगे, छोटे छोटे भी सॉल्व करोगे ना, लॉजिक बिल्डिंग उसी से आएगी आपकी। समझ रहे हो भाई साहब, बिना उसके नहीं होगी लॉजिक बिल्डिंग। एक और करवा लो, करो लो, ट्राई कर लो। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है। हमने फैक्टर का कोई क्वेश्चन किया था क्या? फैक्टर निकालने का लूप में किया था। चलो हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन के थ्रू ही करना है, रिकर्शन का छोड़ दो सब, लॉजिक सोचो बस, लॉजिक सोचना कि आप क्या कर सकते हो। क्वेश्चन ये है आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में लिस्ट ली जाए, हाँ ठीक है। ये एक लिस्ट है आपके पास, लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, 1 2 2 1। ये किया था क्या हमने? नहीं किया ना, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, एक और स्ट्रिंग है A B C D। एक और स्ट्रिंग है आपके पास A B B A, है ना। चलो 3 ही है अभी मेरे पास। अब मैं आपसे क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये एक लिस्ट गिवन है, सब स्ट्रिंग है आपके पास, इवन वो नंबर्स भी है ना, वो स्ट्रिंग में नंबर नहीं है, वो स्ट्रिंग है। क्वेश्चन ये है कि आपको वो एलिमेंट्स निकालने हैं जिनकी लेंथ 3 से ज़्यादा है। ध्यान से सुनो, मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स वो निकालने हैं मुझे जिनकी लेंथ 3 से ज़्यादा है। ऐसे कौन सा एलिमेंट है आपके पास? तीनों ही हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। चलो दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि भाई मेरी लेंथ 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, उस एलिमेंट का पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम होना चाहिए। अब बताओ ऐसे कितने हैं आप? तो आपको 2 मिलेंगे ऐसे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मुझे क्या चाहिए? ये एलिमेंट मुझे निकाल कर चाहिए बाहर, मतलब मेरा आउटपुट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 1 2 2 1 और A B B A। फंक्शन से करना है, ट्राई करो कैसे करोगे। फंक्शन से करने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपको इस लिस्ट को फंक्शन में पास करना है, बस वो मैं करके दे देता हूँ, देखो कैसे करोगे। बाकी लॉजिक आप सोचना। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, एक लिस्ट बनाई हमने 1 2 2 1 A B C A B C D A B B A B A B B, ठीक है। या फिर आपने एक और बना ली B A B, कुछ ऐसा, ठीक है। अब फंक्शन से बनाने का कुछ मतलब ये होता है कि आपको सिंपल एक फंक्शन तो बनाना ही है, लाइक XYZ आपने फंक्शन बना लिया। यहाँ पर अभी मैं पास लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मेरा लॉजिक आएगा
और एक्स वाई जेड की कॉलिंग की, और कॉलिंग में बस ये पास करना है, बस इतना सा मतलब होता है इसका, क्या फंक्शन से करने का मतलब। अब ये एक्स की वैल्यू क्या है, ये पूरी लिस्ट, तो यहाँ पर आप एक एन पास करेंगे तो उस एन की वैल्यू क्या होगी, ये पूरी लिस्ट। अब लॉजिक क्या लगाओगे वो बताओ, सोचो ध्यान से और बताओ। आप लोग भी सोचो, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं लॉजिक सोचिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुझे वो एलिमेंट्स चाहिए जिनकी लेंथ 3 से ज़्यादा है, ठीक है, और उनका पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम है। अब ऐसे कितने हैं मेरे पास, 1 2 3। भाई इसकी भी लेंथ मेरे पास 3 से ज़्यादा है, बट ये पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम नहीं है इसका। इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी। करो ट्राई, कैसे करोगे। अगेन लूप, लेंथ मैक्सिमम की लेंथ इसकी ये जो लिस्ट है इसका तो बताइए। नेट रनर इक्वल टू डायरेक्टली कर देगा। उसके एलिमेंट्स की लेंथ का मैंने आपने किया है, उसके एलिमेंट्स की लेंथ का मतलब मुझे उसका पता है, हाँ ये लिस्ट है, इसकी लेंथ कितनी है मुझे पता है, एल ऑफ एक्स क्या है वो निकल गई। उसके अंदर के एलिमेंट्स की लेंथ वो है ना, ये जो ये लिस्ट की लेंथ क्या है वो ठीक है, उसके अंदर के एलिमेंट्स की लेंथ उसके क्या होगी। समझ गया मैं, तो कह रहा कि लिस्ट की तो लेंथ कौन लेंथ बता देते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट की लेंथ क्या है? अंदर के एलिमेंट की कह रहा है। हाँ, या फिर इंडेक्सिंग से क्या नहीं, इंडेक्सिंग से तो उसकी सिर्फ वो पता चलेगा 0 1 कौन सी वैल्यू। इंडेक्सिंग वो तो हमें दिख रहा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मतलब ये इंडेक्सिंग से या तो वो मैक्सिमम लेंथ जब कहते हैं ना लिस्ट की, तब वो बताता है उसके पूरे की लेंथ। से हमको उसकी लिस्ट की लेंथ बता देगा कितनी है। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स की लेंथ मैंने पहली चीज़ें डिपेंड अपनी सीखी है, तो सबसे बेसिक चीज़ लेंथ ऑफ एक्स जो है ना वो सिर्फ टपल में काम करती है। नहीं जी, इसमें दिखाएगा, ठीक है, इसकी क्या है, इसकी हुआ नहीं आया समझ में। अच्छा
एक्चुअली जैसे इसकी एल ऑफ एक्स है तो उसकी लेंथ पता लगेगी लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट्स की लेंथ काउंट करना पड़ेगा। क्यों काउंट करना पड़ेगा? सोचो, मैं अगर आपसे क्या था लेंथ ऑफ एक्स अगर करेंगे तो टपल में हो जाएगी। नहीं, लेंथ ऑफ एक्स ट्रिपल में क्यों होगी? लेंथ ऑफ एक्स नंबर देता है ना आपको, एक कितनी लिस्ट की लेंथ कितनी होगी लिस्ट की लेंथ देगा ना, वो तो एक नंबर मिलेगा। बट मुझे तो लिस्ट ऑफ लेंथ नहीं चाहिए, एलिमेंट्स की एलिमेंट की चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों ने किया ट्राई, नेहा, विवेक, करुणा मैडम, रूपा मैडम, तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सेम के लिए सर कौन सा लगाते हैं, ये पता नहीं चला यार तो लग जाएगा हम सर और आई नेक्स्ट चल है कोई क्लास छूटी हुई है आपकी फिर? वही क्लास में कौन सा वाली नहीं नहीं, इस बेसिक नहीं छूटी ना, छूटी थी। चलो अगर बताना मुझे अगर वो छूटा हुआ वो टॉपिक, तो आप लोगों का नहीं छूटा हुआ है। अब हाँ, आप लोग आपने पढ़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं, छोड़ दीजिए इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए अभी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको ना इनको प्रिंट करना है, कैसे करोगे? एलिमेंट को प्रिंट करना है बस, सारे एक साथ x1 सारे, नहीं नहीं, 1 2 2 1 आना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा। सर वो है ना एस फॉर आई इन रेंज। फॉर आई इन, अरे अगर मैं फॉर आई इन x करता हूँ और प्रिंट आई करता हूँ तो सारे नहीं मिल जाएंगे? देखो इसको अभी कमेंट कर रहा हूँ, फॉर आई इन x प्रिंट आई। भाई इस x का मतलब क्या है? ये एक लिस्ट है, आपने लूप चलाया, सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे आपको, सही है, हो गए। अब ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं कैसे हैं? टाइप, क्या है? टाइप। अरे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्ट्रिंग है ना, डबल कोट्स हो चाहे सिंगल कोट्स हो, सब स्ट्रिंग है। तो मुझे बताओ, क्या हमने ये नहीं पढ़ा हुआ कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग होती है हेलो और मैं लिखता हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ एक्स, तो नहीं मिलेंगे? तो क्या मैं इस आई को ये स्ट्रिंग नहीं है, आई के सारे एलिमेंट स्ट्रिंग ही तो है, तो क्या मैं लेंथ ऑफ आई नहीं लिख सकता? बताओ, लिख सकते हैं। तो मेरे पास सब की लेंथ आ जाएगी, देखो 4 3 4 4 4 3, सबकी लेंथ आ गई। अब रही फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर की बात, तो स्ट्रिंग में याद होगा आपको, अब भूल गए, स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कौन सी पोजीशन पे होता है, लास्ट लेटर कौन सी पोजीशन पर होता है? -1। तो मैं दोनों को अगर कंपेयर कर दूं कि भाई अगर आई ऑफ 0, आई तो एक स्ट्रिंग है, इक्वल टू आई ऑफ -1, सिंपल सा लॉजिक है भाई। आई का पहला लेटर और उसका लास्ट लेटर अगर सेम है तो क्या रिटर्न कर दो? वही आई। इतना पार्ट को उठाकर हटाओ, इसको हटाओ, अब ये इसको अनकमेंट करो और इस फंक्शन के अंदर लिख दो, बस। अब क्या करना है, ये n है आपके पास, तो हमें यहाँ पर n करना पड़ेगा, बाकी सब जगह सेम है। अब ये कंडीशन थी एक, ये तो एक कंडीशन थी, तो आप इसको लाइन को कैसे लिखोगे? अगर लेंथ ऑफ आई ग्रेटर देन 3 होती है, दो कंडीशन है ना मेरे पास, एक तो लेंथ ऑफ आई और एक पहला और दूसरा, तो मुझे कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना चाहिए? लॉजिकल ऑपरेटर एंड आई ऑफ 0 इक्वल टू आई ऑफ -1, अगर है ये कंडीशन ट्रू तो भाई प्रिंट आई कर दो, बस खत्म, इतना ही करना था। सब पढ़ा हुआ है ना?
जब गो थ्रू होंगे क्वेश्चन का तब पता चलता हाँ इन चीज़ों को यहाँ पे भी ऐसे यूज है। तो एक क्वेश्चन था छोटा सा। अब एक काम करो, एक आप सीरीज बना दो कि जैसे स्ट्रिंग के क्वेश्चन आके लूप से और अलग पीडीएफ पढ़ी है? खोल के अगर देखिए नहीं, क्योंकि हम वीडियो से अरे। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है। पीडीएफ ओपन करना, सुनो, पीडीएफ ओपन करना, टॉपिक वाइज सब पीडीएफ्स हैं, लास्ट में सारे क्वेश्चंस हैं। प्रिंट पहले स्ट्रिंग के सॉल्व करो, फिर इफ के करो, फिर फॉर के करो, फिर मिक्स के करो, फिर लिस्ट के करो, फिर टपल के करो, ऐसे ऐसे सब सारे दे रखे हैं मैंने। ये क्वेश्चन समझ में आया? इजी था, सोच नहीं पाए। ध्यान नहीं आ रहा था। नहीं ऑपरेटर एक्चुअली तो से शुरू कहाँ से करना है वही समझ नहीं आ रहा था। आपकी तो बेसिक क्लास मिस है ना मैडम? हाँ कोई बात ना, बेसिक क्लास करो। अच्छा सर, आपने मुझे वीकेंड के बैच में ऐड नहीं किया, आपने कर तो 14 दिया। जुलाई के अच्छा बैच- वीकेंड में, आपको वीकडेज में कर तो दिया, सेम ही बात है। अच्छा कोई बात नहीं तो सर। कोई फर्क कोई, हाँ। कोड केवल इतना ही लिखना है, पहले वाला और कुछ आउटपुट चाहिए? वो तो विजुअलाइजेशन के लिए था ना। चलो इसी में बढ़ाऊँ क्वेश्चन, इसी को इसी में बढ़ा दूँ। कितने आए ऐसे? 3 अब मुझे वो नंबर चाहिए, मतलब एग्जांपल देता हूँ। अच्छा मतलब कौन से इस पे इंडेक्स नहीं इंडेक्स नहीं ना, टोटल कितने नंबर? टोटल ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, एक लाइन लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना। हिंट देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सपोज करो एक और एलिमेंट बढ़ा रहा हूँ, अभी 3 थे ना, मैं एक और एलिमेंट बढ़ा रहा हूँ, लाइक 1 3 3 1, कुछ ऐसा। अब मेरे पास टोटल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4। तो मुझे अब एक सेकेंड, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनका काउंट चाहिए, मतलब 4 आना चाहिए, एक लाइन बस। काउंट फंक्शन किस पे वर्क करता है? स्ट्रिंग पर या लिस्ट पर, ठीक है। बट काउंट एक एलिमेंट को काउंट करता है, एलिमेंट इन द सेंस लेटर। अच्छा मैं आपसे अगर कहता है, आपके पास हिंट देता हूँ, आपके पास नंबर्स हैं, चलो इसको भी फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी सॉल्व करेंगे इसी के थ्रू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल एक फॉरवर्ड स्लैश। एक क्वेश्चन है, चलो ट्राई करना है इसको। 1 2 3 4 5 कुछ ऐसी लिस्ट है आपके पास, इन सब का सम चाहिए, कैसे करोगे? बट सम वाले फंक्शन से नहीं करना। कैसे? मतलब मेरे पास लिस्ट ये है, लिस्ट को हर एक एलिमेंट आपस में ऐड होना चाहिए। टोटल कितना आएगा? हाँ तो कब तक करोगे ऐसा? फॉर आई इन एक्स, ठीक है। चलो हिंट देता हूँ आपको, हिंट क्या बता ही देता हूँ। जब भी आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए सम का या टोटल काउंट का, कुछ ऐसा जहाँ पर आपको लिखा हो कि यू हैव टू बी कैलकुलेट टोटल सम या टोटल काउंट करके, ध्यान रखना उस केस में आपको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है हमेशा 0 से, हमेशा। ये पर किस केस में करना है? सिर्फ सम और टोटल काउंट के केस में। अगर क्वेश्चन आ रहा है यू हैव टू बी फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन द सेंस मल्टीप्लिकेशन, तो हमेशा एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है 1 से, 0 से नहीं करोगे। ऑब्वियसली बात है, क्यों? 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा लिया 0 से, सही है। सी इक्वल टू सी प्लस आई। अब प्रिंट यहाँ मत करिएगा, जस्ट इसके नीचे प्रिंट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सी की वैल्यू अपडेट यहाँ पर हो रही है आपके पास, तो बाहर प्रिंट करेंगे, प्रिंट सी। हाँ 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 नहीं, अच्छा यहाँ पे हाँ 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 हाँ, अच्छा यहाँ पर तो उसको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा ना आपको 0 से। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो भाई मुझे बताओ, यही लाइन उठाकर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इस क्वेश्चन के लिए,
कि सी को 0 से इनिशियलाइज कर लो और सी की वैल्यू कब बढ़ाते रहो, जब जब ये कंडीशन ट्रू है, और प्रिंट करा दो सी को, चेक कर लो। सी प्लस आई, सी इक्वल टू सी प्लस आई, एरर आ सकती है, इसको उठाओ और इसको अंदर अंदर इनिशियलाइज करना है इसको, अदरवाइज वेरिएबल रेफरेंस का एरर आ जाएगा आपके पास। एक सेकेंड, ये तो प्रिंट ठीक है, इसको रिटर्न कराना चाहते हो तो रिटर्न करा लो, रिटर्न करा लो यहाँ से, रिटर्न से। यहाँ पर प्रिंट लगा लो, प्रिंट x ऑफ y z x, प्रिंट करा लो इसको। चलो अब चलाओ, ये आई स्ट्रिंग है और सी आपका 0 है, इंट है और वो इंटीजर, तो भाई ऐड तो होगा नहीं है, तो फिर क्या करें? ना ना, कुछ गड़बड़ हुआ क्या इसमें? सी को 0 से इनिशियलाइज किया, लेंथ ऑफ आई लिया, सी इक्वल टू सी प्लस आई। क्या हुआ? नहीं, वो एक्चुअली यहाँ पर एरर है आपका कि ये जो सी तो 0 है आपका, जो एक नंबर है, बट ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है एक स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग और इंटीजर कभी ऐड नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए एरर आ रही है आपके पास। तो हम क्या कर सकते हैं, सी इक्वल टू, हाँ सॉरी, सी इक्वल टू सी प्लस 1 ही करना चाहिए, सॉरी, ठीक है, हाँ आई नहीं 1, ठीक है। अब ये कैसे चल रहा है समझिए भाई, इतना पोर्शन तो समझ में आया होगा। अब इसको समझो, आपने क्या किया, सी की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करवा दी, सही है। सबसे पहला एलिमेंट आपके पास ये आया, तो भाई यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, लेंथ ऑफ आई, लेंथ ऑफ आई कितना है, लेंथ ऑफ आई की वैल्यू 1 2 2 1, कंडीशन कैसी है ये, ग्रेटर देन 3 है, तो मतलब कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन हमारे पास हो गई ट्रू। बीच में भी एंड का साइन है, और यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन है आई ऑफ 0, मतलब यही आई ऑफ 0 भी 1 है, इक्वल टू ये भी 1 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है एंड की, तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू, तो ये कंडीशन के अंदर आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी है, c इक्वल टू सी प्लस 1, तो c की वैल्यू थी 0 आपके पास, तो भाई ये नई वैल्यू कैसी दिख रही होगी, 0 प्लस 1, तो c की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1, और प्रिंट क्या करा दिया आपने, सिंपल i प्रिंट करा दिया है। फिर वैल्यू गई ऊपर i के बढ़ने, और i की वैल्यू हो गई आपके पास ABC। कंडीशन चेक करो, क्या लेंथ ऑफ i इज ग्रेटर देन 3 है, नहीं है ना, इक्वल टू होता तो बात अलग होती, बट ग्रेटर देन है, कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स है तो पहले ही फॉल्स हो गया, तो ये कभी इस लूप के अंदर जाएगा, मतलब इस कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं कभी चेक करने, बाहर निकल जाएगा, i की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर से चेंज हुआ, फिर से चेंज हुआ, इस तरीके से चलता रहेगा आपका। तो ये लाइन आपको लिखनी थी बस, तो आपको अब आप चाहे जितने बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, तो ये C से इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं, किसी से भी कर लो। मतलब ये कर क्यों रहे हैं, C एक कभी भी एक नंबर को जब भी स्टोर करना है ना आपको, तो भाई उसको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे, बिना स्टोर करे कहाँ चलाओगे। लिस्ट के जैसे लिस्ट पर जैसे कि अभी हमने यहाँ पे C ले, मतलब डेफ में हमने पहले जो है एक्स वाई करके n ले लिया, अगर इसके बाद हम n इक्वल टू 0 कर लेते नहीं, तब तो गलत हो जाता है हाँ। ना, बिल्कुल, क्योंकि n की वैल्यू आपके पास चल रही थी लिस्ट की, लिस्ट की। अब आप उसे चेंज कर रहे हो मतलब सब पूछ रहे हैं कि किस रिक्वायर्ड आउटपुट को लेके हैं हम लोग। टोटल काउंट निकालने के लिए, कि मेरे पास ऐसे कितने एलिमेंट्स थे। यहाँ पर बाहर ही करना, पर सेम आउटपुट आएगा। तो फिर 1 प्लस 1 ऐसे कितने शो कर देगा सर, किस में, अगर लूप के अंदर करोगे तो हाँ, 1 प्लस 1 तो इससे नीचे 1 प्लस 1 करके नहीं करेगा, पहले 1 दिखाई देगा, फिर 2 दिखाई देगा, फिर 3 दिखाई देगा, फिर 4 ऐसे दिखाई देगा आपको। कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
ये कह रहे हो ना आप, कर सकते हो, पर इस लूप से बाहर ही करना, सेम आउटपुट आएगा, कोई इशू नहीं है। रिटर्न लगा लो, आपकी मर्जी है, रिटर्न लगाओगे तो बाहर प्रिंट लगाना पड़ेगा, और नहीं लगा रहे हो तो अंदर प्रिंट लगाना पड़ेगा, बस। और बताओ, और किसी का कोई डाउट हो? आया क्वेश्चन समझ में? और कोई क्वेश्चन करना है? दूँ एक और क्वेश्चन, करोगे ट्राई? तो ये इसमें डिफरेंस होता है फॉर आई इन एन लगाना लिख रहे हैं कहाँ पर? हम लिखने कहेंगे फॉर आई इन लेंथ ऑफ, हाँ, उसमें डिफरेंस है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल, बिल्कुल सही क्वेश्चन है इनका। दो तरीके से लूप लिखा जाता है, एक लिखा जाता है फॉर आई इन एक्स, प्रिंट आई, ठीक है, और एक लिखा जाता है लूप फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, ये कह रहे हो ना, और प्रिंट आई। कौन बताएगा ये आउटपुट? वो इसमें तो वो प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 लेंथ में उसको टोटल कर देगा 5 है उसकी हाँ, नहीं, लेंथ, किस में, इसमें बोल रहे हो? नहीं, मतलब ये उस रेंज तक चलेगा। हाँ, उस रेंज तक तो क्या आउटपुट आएगा? तो ये 4 तक चलेगा। क्या 1 क्या? 2 3 4 0 1 2 3 4। बिल्कुल, अब सही कह रहे हो। देखो देखो, सुनो, जब भी आप, सब लोग सुनो इस बात को, जब भी आप डायरेक्टली किसी वेरिएबल, मतलब लिस्ट के ऊपर हो गया, टपल के ऊपर हो गया, डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर एक्स लिख रहे हैं तो, और प्रिंट आई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उस लिस्ट, उस टपल, उस डिक्शनरी के अंदर के सारे एलिमेंट्स को आप प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको चलाओगे तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे आपके पास, करेक्ट। अब नेक्स्ट वाला देखो, अगर आप लिखते हो ये वाला रेंज लेंथ ऑफ एक्स, तो रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा आपको? लेंथ ऑफ एक्स कितनी है इसकी? 5, और रेंज आपको पता है नंबर्स पर चलता है, और हमेशा कहाँ से इनिशियलाइज होता है? तो इसमें जो आउटपुट मिलेगा आपको वो मिलेगा 0 1 2 3 4, जबकि इसमें आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। प्रिंट एक्स ऑफ आई कर दें तो फिर हाँ, तो एलिमेंट्स मिलेंगे, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर एक्स ऑफ आई कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। दोनों दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ये एलिमेंट्स प्रिंट हुए इतने, फिर उसके बाद 0 1 2 3 4। अगर आप इसी को एक्स ऑफ आई कर देते हो तो बिल्कुल आपको एलिमेंट्स ही मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन एक किसी ने, चलो एक क्वेश्चन एक पूछा था मेरे से, फंक्शन ओवरलोडिंग पूछा था, अभी वो भी बता देता हूँ मैं। फंक्शन ओवरलोडिंग कोई बता सकता है क्या था? याद हो किसी को? फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन भी लिखवाई थी मैंने, नहीं लिखवाई? सर नेम सेम है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट पास हाँ। नहीं, ये मिस हो गया था हमारा टॉपिक, किसका मिस हो गया था? अच्छा, ठीक है, ओवरलोडिंग वाला। ओके। करुणा मैडम कहाँ गई? उन्हीं का तो क्वेश्चन था ये। नहीं नेहा, आपका था फंक्शन ओवरलोडिंग? हाँ ये मेरा मिस हो गया था टॉपिक। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था वो करना नहीं था। पर आप लोगों ने पढ़ा नहीं था, ठीक है, चलिए। फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन छोटी सी है, नहीं लिखी है जिन लोगों ने वो लिख लीजिए, जिन्होंने लिखी हुई है वो समझ लीजिए। फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन ये कहती है आपसे, व्हेन एवर टू फंक्शंस या टू और मोर फंक्शंस हैविंग सेम नेम बट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। एग्जाम्पल, जब भी आपके पास दो फंक्शन के मतलब एक फंक्शन है जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर है लाइक x, y, इसमें आपने लिखा प्रिंट x, y, एक और फंक्शन है आपके पास डेफ x, y, z, बट इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो है x, y, z, नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो जब भी देखो, जब भी आपके पास दो फंक्शन के नाम सेम होते हैं बट उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स
डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स मतलब यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो ये इस प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। पाइथन के अंदर आप इसे डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते। अगर आप इसे कोशिश करेंगे प्रिंट करने की तो आपके पास एरर आती रहेगी, लाइक 1 2 आप अगर पास करते हैं या फिर आप पास करते हैं 1 2 3 तो आपके पास एक एरर आती रहेगी। यहाँ पर कुछ ऐसा मिसिंग आर्ग्यूमेंट की आपके पास एरर आती रहेगी आपके पास। चाहे आप उसको ऊपर कर दीजिए, भाई होना तो ऐसा चाहिए था कि ये जाकर इसको कॉल करे और ये जाकर इसको कॉल करे, कॉन्सेप्ट ये कहता है आपसे। तो इसको आप डायरेक्टली पाइथन में अचीव नहीं कर सकते, तो आपको एक लाइब्रेरी की हेल्प लेनी पड़ती है जिसका नाम है फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच। इंपोर्ट एक फंक्शन मिलता है आपको इस लाइब्रेरी के अंदर जिसका नाम है डिस्पैच। ठीक है, आपने ये लाइब्रेरी है, ये उसके अंदर का एक फंक्शन है डिस्पैच। इस डिस्पैच नाम के फंक्शन को आप एज अ डेकोरेटर यूज करते हैं। अब ये डेकोरेटर मत पूछना अभी कि क्या होता है, आगे पढ़ेंगे इसको। डेकोरेटर सिंपल अगर समझना चाहते हो तो ऐसा समझ लो कि भाई ये फंक्शन इस फंक्शन से बस मॉडिफाई होकर आ रहा है और कुछ नहीं। इसी तरह आपने इसको लिख दिया इंट इंट और इंट, बस ऐसे कर लो। अब रन कराओगे तो चल जाएगा आपके पास, लाइब्रेरी लोड हो रही है। अपने हर फंक्शन के ऊपर जिस भी फंक्शन को मॉडिफाई करवाना है, आगे जाके जब हम जनरेटर और डेकोरेटर जब पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर होगा और भी वहाँ पर पूरा क्लियर होगा कि डेकोरेटर बनता कैसा है। टफ है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, वो एक बार में समझ में नहीं आएगा, कोशिश करेंगे फिर भी। अब क्या टफ ही शुरू होगी क्या? अभी कहाँ से टफ शुरू होगा, अभी तो ऊप्स भी टफ है, फिर उसके बाद जनरेटर। ये तो आपकी पाइथन इजी है सबसे। अगर ये अगर इजी है तो बाकी तो लगा लो फिर आप, इसको इजी ही बोला जाता है और ये इजी है, ऐसा नहीं है, इजी है, रियलिटी में इजी है। कोई बात नहीं, आप नए हो इस फील्ड में, आपको लग रहा है टफ, नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। सर आपके लिए सब इजी है। अरे मैडम जी मेरे लिए कुछ भी इजी नहीं है, मैं भी तो उसी फेज से निकला हूँ। हाँ हमें टफ लग रहा है। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रहे हो। टेंशन मत लो यार। बताओ समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है और किसी का कोई टॉपिक था? एक्स वाई जैसे है, ये थे एक्स वाई, दूसरे में लिए एक्स वाई जेड, कुछ और भी ले सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स है ना, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स का नाम कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम लिख देता हूँ तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और जैसे हाँ। मान लीजिए वो जो हमने लिखा था स्टार वाला कि पैरामीटर बहुत ज़्यादा, उसके लिए भी पहले अगर यही कंडीशन है तो उसके लिए हमें पहले डिस्पैच वाला लिखना पड़ेगा, देन वो उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी वैसा, उसके लिए भी नहीं, वो तो तब है, रन कर जाएगा। ये तब यूज़ करना है जब आपके फंक्शन के नाम सेम है। आप करोगे नहीं ऐसा, आप फंक्शन का नाम एक बार एक ही बनाओगे ताकि आप ही कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए। बट जब बना दिए अगर दो तब आपको फिर इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, हम इस पे आएंगे क्योंकि अगर वो ही है इसलिए ऑब्वियसली। ठीक है, कंसोल का यूज ये पाइथन का जो कंसोल है दो तरीके से यूज़ करते हैं इसको। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन कोड लिखते हैं, तो आप यहाँ पर लाइन बाय लाइन कोड लिखते हो। जैसे अगर मैंने लिखा प्रिंट हेलो तो तुरंत आउटपुट मिल जाएगा आपको, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, वही है ये। बस ये मल्टी लाइन है, यहाँ पर आप एक ही एक करके टाइप कर पाओगे और कुछ नहीं है, आउटपुट यहाँ ही हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या था? अरे यार आप बताओ, कौन बताएगा हाई लेवल लो लेवल? नहीं पढ़े हो तो फिर नहीं आ रहा था, मतलब कल थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें ध्यान नहीं क्या पढ़े? बताओ। Python is a high level interpreted
लैंग्वेज। हाई लेवल और लो लेवल क्या मतलब है इनका? इतने टफ टफ वर्ड यूज करो, लोग कंफ्यूज होंगे भाई साहब। अभी सर ध्यान नहीं आ रहा। इस वक्त पढ़े थे तो भूल गए। अच्छा चलो देखो, लो लेवल की अगर हम बात करें ना, लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होते हैं जो आप मशीन के साथ इंटरेक्ट करवाते हो, जो नीचे की तरफ वर्क करती हैं, पीछे की तरफ। जैसे एग्जांपल के तौर पर सी को बोला जाता है, सी लो लेवल लैंग्वेज है, वो बैकग्राउंड मतलब हार्डवेयर की तरफ यूज़ की जाती है लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो आप इस तरीके से यूज़ करते हो, हाई लेवल, मशीन लर्निंग में भी आ जाती हैं आपकी, डेटा साइंस में आ जाता है, डेटा एनालिसिस में आ जाता है। तो जितनी सारी आप देख पाते हो, जिनके आउटपुट आप विजुलाइज भी कर पाते हो और यूज़ भी कर सकते हो हर जगह, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज, मत जाओ भाई इतने, कोई नहीं पूछेगा आपसे हाई लेवल है लो लेवल है, लोग कंफ्यूज जाएंगे यहाँ पर। छोड़ दो, पिछला भूल जाएंगे ये लोग। सर हाँ बताइए मैडम जी। सर और एक लाइन है, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड, डायनेमिकली टाइप भी तो है ये। मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा है। देखो चलो यार, आप बहुत डीप चले गए हो। चलते हुए नेट पे रिजल्ट हाँ सर जैसे कोड चल रहा है उसके दौरान मतलब एक्सिक्यूट करते हुए मतलब चेक करता है टाइप्स क्या है, एक डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब होता है सिंपल। चलो मैं आपको, आप पीछे जा ही रहे हो, थ्योरी में जा ही रहे हो, मैं थ्योरी से बच के रहता हूँ, आप लोगों को ही बचाता हूँ थ्योरी से, कोई नहीं पूछेगा आपसे थ्योरी वाली। समझ में आ गया। नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो एक होता है, इससे भी पहले डायनेमिकली टाइप्ड से एक पीछे चीज़ आती है, हाँ स्टैटिक टाइप। इससे पीछे भी एक और चीज़ आती है, उसका नाम है केस सेंसिटिव। सुना है? ये सुना होगा। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं है? यस है ना भाई? बिल्कुल। केस सेंसिटिव मतलब जैसे आपने डेफ को लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही लिखना, आप कैपिटल में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब डायनेमिक टाइप की बात करते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, आप जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं, लाइक आपने लिखा 7, तो आपने कोई टाइप नहीं बताया इसका, जैसे ही आपने 7 लिख दिया ऑटोमेटिकली इसका टाइप इंटीजर हो चुका है। जावास्क्रिप्ट तो नहीं आएगी ना केस सेंसिटिव? जावास्क्रिप्ट वहाँ पर हाँ आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आप फॉर को वहाँ पर फॉर को कैपिटल नहीं लिख सकते हो, फॉर को स्मॉल लिखना पड़ेगा। वहाँ पर तो सेमीकोलन भी आते हैं। जावास्क्रिप्ट तो आगे और आगे पहुँच गए। और बताओ, और किसी का कोई डाउट हो? यहीं रख दो, बिल्कुल यहाँ रख दो। ये वाले बैच में पूछ लो भाई, अगर किसी को पूछना है, कोई भी क्वेश्चन हो, रेज्यूमे वगैरह के रिगार्डिंग में, किसी भी रिगार्डिंग में, किसी को डाउट है अगर प्लेसमेंट से रिगार्डिंग तो पूछ लो। हाँ प्लेसमेंट नहीं 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 नहीं, एक मिनट। हर बार कॉलिंग और मेल करना पॉसिबल ना हमारे लिए होता है ना आगे एचआर के लिए होता है। ठीक है, एचआर डायरेक्ट मेल करेगा, कॉलिंग को बहुत कम करेगा। आप अपनी मेल पर एक्टिव रहिए और एप्टोन की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए किस कंपनी कौन कंपनी आ रही है, किस टेक्नोलॉजी की आ रही है, तो लिंक्डइन पे दोनों पेज अवेलेबल है, एप्टोन पे और वीवा एंड टू एंड पोस्टेड कर देगा। ठीक है, अब वो आपको फॉलो आपको करना पड़ेगा। सर कुछ समझे नहीं। छोड़ दीजिए, आगे समझिएगा, दोबारा आएंगे मैडम, तब समझिएगा। ठीक है, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग इन द सेंस ये है कि जैसे आप लोग, मैं आपको एक और बताता हूँ, सबको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन, कोई भी मैसेज अगर मेरे एंड से जा रहा है जिसमें जॉब के रिगार्डिंग कुछ भी लिखा हुआ है, वो मेरे एंड से नहीं जा रहा होगा। ठीक है, वो आता है मैडम के एंड से। उससे रिगार्डिंग में आपको कोई भी क्वेरी आती है तो डायरेक्ट मैडम को कांटेक्ट करिएगा। मेरे से क्वेश्चन पूछने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको इस बारे में। तो जितनी भी हायरिंग वगैरह होती है ना, वो मैम देखती है, तो आपको वही बता पाएंगी कि क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा उनसे कांटेक्ट करने तो का। बात की बात है सर। हाँ ऑब्वियसली वो बात की बात है, अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है, इसीलिए मैंने कहा आपसे छोड़ दीजिए, उन्हें नहीं पता ना आपका बैच अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ अभी आउट ऑफ सिलेबस है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ लो, आज मैं डाउट ही क्लियर कर देता हूँ आपके।
हाँ, यहाँ से जाने के बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं। सर पूरे दिन ऑफिस में आके 3-4 बार आके पूछता था ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हाँ पूछ लो भाई, अभी पूछ लो, आज सारे क्वेश्चन ले लो, चलो कोई नहीं। डेली का है इसका। हाँ, कोई बात नहीं। जो था वो तो क्लियर हो गया। नहीं मैं तो सबसे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ जब मेरा रिप्लाई लेट हो जाता है कभी कभी। जब टाइम मिलता है ऑफिस में बैठ के कर रहे हो तो मैं निकला बस मैं फोटो क्लिक किया कॉपी से अच्छा है ना उसकी भेजा करो, वो कोड की। वो तो मैं किया था, फिर वो बाद में यूज कि हम यूजर से इनपुट कब लेंगे वो चीज़ था, फिर वो मैंने कॉपी में लिख दिया। यूज़र से इनपुट हमेशा तब लेना है आपको जब एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन बनाना है किसी भी क्वेश्चन का, हमेशा। हार्ड कोड वैल्यू कभी नहीं रखी जाती है भाई। अगर ऐसा ही होता, अगर हार्ड कोड वैल्यू रख दी जाती तो वो प्रोग्राम सिर्फ उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वर्क करता। लाइक ग्लोबल बना देंगे उसको, हाँ, मतलब ग्लोबल ही रहता है। पहले, हाँ और जब उसको कॉल करेंगे तब यूजर उस टाइम पे अगर हमें इनपुट देखो, यहाँ पर देखो, आप अभी भी कंफ्यूज हो उसी पे, बताता हूँ। कहाँ चला गया ये देखो, चलो इसको भी छोड़ो, यहाँ चलो यहाँ तक ही देखो। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है तो आप लोग क्या कहेंगे? एक्स और सी, सही बात है ना। मैं कह रहा हूँ कि आप इस एक्स को यूज़र से इनपुट लेना है। अब आप चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ पर ले लो, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तभी भी ग्लोबल ही रहेगा, ठीक है। बट वेरिएबल का नाम जो होगा वो सिर्फ पास करना है आपको कॉलिंग में, ये ध्यान रखिएगा। ये इसमें क्लियर रहिएगा बस, क्योंकि आपने कहा सर एक काम करो ना डायरेक्टली यहीं पर एक्स दे दो, चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये ग्लोबल के केस में ही चलेगा फिर, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा अगर एक्स की वैल्यू नहीं है तो फिर एरर आ जाएगा बस, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इसमें क्लियर रहो बस, बाकी तो सब ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट हो? और किसी का कोई डाउट है? कहीं पर फंस रहे हो किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में? चलो मैं ही दिखा देता हूँ आप लोगों को, और मुझे बताओ कि कौन सा आपको लगता है कि वो पढ़ना चाहिए दोबारा से, बता दो, कोई इशू नहीं है। बताओ इनमें से कोई। एनाकोंडा, जुपिटर, VS कोड, इन तीनों का डिफरेंस है। दोबारा बोलो। सर मैं यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप पे VS कोड। हाँ, और ये एनाकोंडा, जुपिटर, ये क्या है इसके बारे में पता नहीं लगा। ठीक है। और चलो मैं आपको एक और अच्छा वो बताता हूँ। आप लोग VS कोड के अंदर भी जुपिटर को यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन इंटरफेस अच्छा नहीं दिखाई देगा आपको इसके अंदर। एनाकोंडा से यूज़ करोगे वहाँ पर इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा है। आप एनाकोंडा डाउनलोड किया आपने? आप एनाकोंडा डाउनलोड करिएगा, एनाकोंडा प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल, इसको डाउनलोड करिएगा आप, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एडिटर्स हैं आपके पास, जुपिटर है, VS कोड है, पाइचार्म है, स्पाइडर है। हाँ VS कोड भी है, नहीं दिखा? दिखा। जुपिटर पे भी लाइब्रेरी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल जैसे कि उसका बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। अलग से VS को डाउनलोड किया। हाँ नहीं, अलग से ही रखो पर उसको, पर मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, आप एनाकोंडा भी चलाओगे, ठीक है, एनाकोंडा अलग मेमोरी लेगा आपकी, फिर आप VS कोड भी चलाओगे, VS कोड ही अलग मेमोरी लेगा, तो इससे अच्छा एक ही चलाओ, या तो एनाकोंडा चला लो या तो VS कोड चला लो। ये दोनों इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ कर रखे हैं वो, कोई इशू नहीं, उस केस में कोई इशू नहीं। मेरे पास 50 इंस्टॉल हो रखे हैं, पता है। मैं तब भी यूज़ कौन सा करता हूँ? ऑनलाइन यूज़ मैं दिखाने के लिए यूज़ दिखाता हूँ, बस दिखाता हूँ मैं। जब आप एनाकोंडा चलाएंगे ना तो इसके अंदर आपको बहुत सारे मिलेंगे, जुपिटर भी मिलेगा, स्पाइडर भी मिलेगा VS कोड भी मिलेगा। नहीं दिखा? आपने पुराना वर्जन इंस्टॉल कर लिया मतलब? लेटेस्ट था? चलो देखते। 3.9 दिखाता हूँ, टाइम्स आपने नहीं लिखा। ये रहा ना, ये टाइम लगता है चलने में इसको, मैं इसलिए इसको यूज़ नहीं करता। मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि आप जुपिटर डायरेक्ट कैसे चलाएंगे, दिखाता हूँ। ऐसे ओपन होगा,
ये है ना वी एस कोड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे आ रहा है। स्पाइडर डीपलिंग 5 आर स्टूडियो भी आ रहा है। डीपलिंग 5 आपके में नहीं आ रहा होगा, डीपलिंग 5 नहीं आ रहा होगा हाँ देखो मेरे पास तो लिख कर आ रहा है जुपिटर नोटबुक में इंस्टॉल, आपके पास सीधे लिख कर आएगा लॉन्च, मेरे में सही से इंस्टॉल्ड नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट कैसे चलाओगे आप जुपिटर को अगर चलाना है तो इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज, सर्च करना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ब्लैक वाली CMD आएगी आपके पास, इसे ओपन करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सर्च करिए जुपिटर, सर्च क्या करना है सिंपल टाइप करिए जुपिटर नोटबुक, ठीक है, एंटर करोगे डायरेक्टली आपका जुपिटर नोटबुक ओपन होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ये इंटरफेस है जुपिटर नोटबुक का। इसमें यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, न्यू पर क्लिक करेंगे, पाइथन 3 पर क्लिक करिए, यहाँ पर आप अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है ना कोड, कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया, रन कराओगे चलेगा। सबकी है, सब प्रोफेशनल्स हैं। प्रॉब्लम आती है। इनका कोर्स अभी मतलब चल रहा है, अभी तो वैसा कुछ खास नहीं है, बेसिक एंड होने वाला है। हाँ दे सकते हैं। फीडबैक में ये सब आराम से दे देंगे, इनमें कोई इशू नहीं है इससे। ठीक है, मैं बताता हूँ, वेट करो, देखो रन करता हूँ, एरर आया, इसका एरर आ रहा है। ठीक है, नीचे आउटपुट मिलता है, यहाँ पर आप कोड लिखते हैं, ये रन का बटन है, यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो सर जैसे कि हाँ VS कोड में हमें एम्बेड कैलकुलेशन मिल जाती है, इसमें मिलती है? इसमें मिलती है, पर कैसे मिलेगी वो दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको टैब दबाना पड़ेगा, कौन आया, ऋषभ भट्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाता हूँ, x इक्वल टू एक्स डॉट टैब से आती है। ठीक है, लेट प्रोसेस होता है पर इसके अंदर एमिट के लिए VS कोड ज़्यादा अच्छा है, सारे फंक्शन मिलेंगे जो जो यूज़ होते हैं इसके अंदर। देखो मैंने x के ऊपर लगाए हैं, जो जो आप लगा सकते हो सारे लग जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए और कोई क्वेश्चन हो। अब जो मैम बोल के गई हैं, मैं रिकॉर्डिंग में पॉज कर देता हूँ पहले। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर जैसे ये इनबिल्ट फंक्शन जो होते हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है मान लो मेरा कोई ऐसा फंक्शन है जो काफ़ी यूजफुल है और वो पाइथन में वो कर सकते हैं, हाँ, जो यूनिवर्सल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने लास्ट वाली क्लास में हमने वो पढ़ा था क्या, फ्रॉम करके लाइब्रेरीज पढ़ी हमने, अभी नहीं पढ़ी ना। ठीक है, उसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। ये वाला नहीं पोर्शन पढ़ा ना हमने अभी, मैथ मॉड्यूल ये सब नहीं पढ़ा ना अभी। ठीक है, इसमें आ जाएगा, ये नहीं पढ़ा ना, इसमें आ जाएगा, जो आप पूछ रहे हो ना इसमें आता है।
उसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। पाइथन की हर फाइल अपने आप में एक मॉड्यूल है, चाहे वो कोई सी भी हो, उसमें एक लाइन क्यों ना लिखी हो वो भी एक मॉड्यूल है। ठीक है, चलिए ठीक है, और कुछ स्टॉप कर दूँ रिकॉर्डिंग?